युद्ध क्या बाबू, युद्धरत साम्यवाद में लेनिन ने पूरी तरीक़ा से सख्ती बरता, लेकिन इसकी परिणाम क्या हुई? युद्धरत साम्यवाद की परिणाम क्या हुई? परिणाम ये देखने को मिला कि किसानों से ज़बरदस्ती अनाज ले लिया जाता था, किसानों से ज़बरदस्ती अनाज ले लिया जाता था, और वो किसानों से ज़बरदस्ती अनाज ले करके शहरों में जिनको राशन की ज़रूरत होती थी, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता था, उनको दे दिया जाता था। उसके बाद राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि हम आप लोगों को बताए हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण क्या होता है? आगे आप लोग बच्ची लोग, किसी चीज़ को, प्राइवेट चीज़ को सरकारी कर देना, यानी कि राष्ट्र के अंतर्गत लेकर आ जाना। यानी कि अब सुनिए, साम्यवाद में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां क्या बढ़ जाती हैं साम्यवाद में? कि अगर कोई भूखे है वो सरकार की जिम्मेदारी है, अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है उस सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि समाजवाद कहता है बाबू कि एक ऐसी समाज की स्थापना हो, एक ऐसी समाज की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, उत्पादन के सभी संसाधनों पर मालिकाना हक किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए, यानी कि सर्वहारा वर्ग का होना चाहिए, व्यक्तियों का होना चाहिए। जब लेनिन ने किसानों को दे दिया था खेत तो पहले भूमि दिया ही था, भूमि जो है दिया था, लेकिन उस भूमि को औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे ये नहीं हुआ था कि भूमि जो है ये किसानों का है, लेकिन खेती किसान कर रहे थे उस पे। तो अब क्या हुआ कि जब उनको एक ऑफिशियली तौर पे ये चीज़ कह दिया गया कि ये किसानों को दे दिया गया और इसके लिए किसान जो हैं वह लिख सकते हैं, तो इस स्थिति में बहुत सारे लोगों ने आलोचना करने लगी। किनका? लेनिन का। किनका बाबू? लेनिन का। बहुत सारे लोगों ने आलोचना करने लगी लेनिन का, बोले कि लेनिन ये तो बर्बाद कर देगा देश को, क्योंकि ये तो सभी संपत्ति किसानों को बांट दिया। तो लेनिन ने बोला कि देखिए बात ऐसा है कि ये जो किसान हैं ये सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे हैं, यानी कि ये सर्वहारा वर्ग हैं, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। क्योंकि साम्यवादी का मतलब होता है सर्वहारों का सरकार हो ना, सर्वहारों का सरकार हो। हमने इसीलिए ये काम किया है। ये काम यहाँ तक ठीक था, लेकिन लेनिन के द्वारा जो अगला कदम उठाया गया, जो अनाज लिया जाने लगा ज़बरदस्ती किसानों से, यही काम गलत थी। इतना न लोग परेशान हो गए, सभी राष्ट्रीयकरण किया गया, किसी के हाथ में कुछ नहीं था, निजी कुछ नहीं था, सब कुछ सरकारी हो गया था, निजी कुछ नहीं था। इस तरह से व्यापारी वर्ग भी परेशान, किसान वर्ग भी परेशान। इस तरह से किसान वर्ग तो इतनी ना परेशान हुए कि उनकी सभी फसलों को ले लिया जाता था, सिर्फ उनको खाने पीने का दे करके। अब क्या किए कि लगभग 1820-21 में किसान इतनी ना क्रोधित हो गए, इतनी ना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने फसलों को ही जलाने लगे। कुछ लोग खेती ही नहीं किए, फसल को सारे जला दिए। यूरोप में भूखमरी की हालत पैदा हो गई, क्योंकि किसानों के पास अनाज ही नहीं था। जब किसानों के पास अनाज नहीं था तो राशन के लिए सरकार को अनाज देंगे कैसे? आप उसी आधार पे न ले सकते हैं कि मैंने इतना क्विंटल अनाज उत्पादन किया है, इतना क्विंटल अनाज उत्पादन करने के बदला क्या बात हो रहा है? हैं? कुछ ना बात करती हैं और आप लोग कहती हैं कुछ ना। काहे लिए आप लोग अपने आदत से परेशान हैं झूठ मूठ का? तो इस तरह से कि किसान को कुछ अमाउंट में अनाज रख करके उनसे ले लिया जाता था। ये बात है 1821 से पहले। 1821 आते आते लोग इतनी न गुस्सा हो गए, इतनी न क्रोधित हो गए बाबू लोग, कि सभी अपना अनाज उत्पादन करके अनाजों को जला दिए लोग। अब जला दिए, जिसके से अब सरकार क्या लेगा? अब तो सरकार कुछ नहीं ले पाएगा उन लोगों से। इसलिए यूरोप में रूस में भूखमरी की स्थिति आ गई, लोग भूखे मरने लगे। विदेशी मदद भी पहुंची उन लोगों को, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाई कि
जो है आपको उन लोगों की पूर्ति हो पाए, इसीलिए बहुत लोग भूखे मर गए और बहुत लोग मरने लगे। इस तरह से अब लग चुका था लेनिन को, अब लेनिन को लग चुका था कि अब तो कुछ बदलाव करना पड़ेगा, इतनी भी कट्टरता सही नहीं होगी। लेनिन ने कहा और लेनिन ने सोचा कि ये जो है पहले पूंजीवादी समाज चलते आ रही है, लोग को हक जमाने की आदत बनते आई है, लोगों के दिमाग में ये हुआ है, कोई लोग अगर अपना पैसा कमाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि ये हम सर्वहारों के लिए कमा रहे हैं। यानी कि ये चीज़ पूंजीपति वर्ग क्या सोचता है बाबू, पूंजीपति वर्ग जो कमाता है अपने लिए रखता है और अपने लिए सोचता है ना। पूंजीपति लोग अपने लिए कमाते हैं और अपने लिए धन रखते हैं, यही सोच थी ना उस समाज में। तो उस समाज में ये सोच थी, तो किसान उतना अनाज पैदा किए तो अपने खाने को रख करके कैसे सभी दे सकते थे। उनको तो गुस्सा आने लगा, वो क्रोध होने लगे। इसीलिए लेनिन ये बात समझ चुका था कि किसी चीज़ को अगर डायरेक्ट मोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा, इसीलिए उसको धीरे धीरे मोड़ा जाए, धीरे धीरे मोड़ा जाए। अब लेनिन ने पहले शुरू में युद्धरत साम्यवाद लाके पूरी तरीक़ा से उसको बैंड करने की कोशिश किया। बैंड करने के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिला यही सब चीज़, भूखमरी, ये सब। लेनिन की आलोचना होने लगी कि तुमने ये क्या काम किया जो कि इतनी बुरी स्थिति रूस में आ गई, तुमने ये क्या काम किया कि इतनी बुरी स्थिति रूस में आ गई। अब लेनिन बोला, लेनिन बहुत प्रैक्टिकल इंसान था, लेनिन बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक इंसान होने की वजह से लेनिन बोला ठीक है इसमें हम सुधार करते हैं। उसी के बाद 1921 में वह लाया एक पॉलिसी, जिस पॉलिसी का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये लाया 1921 में, जो था नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या होंगे, अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो पहले चीज़ था, आप एक चीज़ अनुमान लगा सकते हैं कि जो पहले चीज़ थी उनमें सुधार की गई होंगी, यही काम हुआ होगा। नॉर्मल सी बात है। पूरी तरीक़ा से लेनिन बंद तो नहीं करेगा, क्योंकि अब क्या करेगा लेनिन, जो साम्यवाद का पोषक है, जो समाजवाद का पोषक है, वो पूंजीपति वर्ग ला देगा एक के बार। हाँ, कुछ थोड़ा सा पूंजीपति घुसाएगा, थोड़ा सा पूंजीपति की एंट्री करेगा, थोड़ा सा सुधार देगा, उसमें थोड़ा सा ढील करेगा। तो सबसे फर्स्ट कदम क्या उठाएगा, वो कहेगा कि जो किसानों को भूमि जो दिए हैं वो किसानों के पास ही रहेगा बाबू, किसानों को जो भूमि दिए हैं वो किसानों के पास ही रहेगा, लेकिन उसमें जो अनाज उत्पादन किया जाएगा वो सभी नहीं लिया जाएगा, थोड़ा सा अनाज ले करके सभी किसानों को दे दिया जाएगा। वो किसान अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया बात। फर्स्ट इसका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में यही था कि किसानों का जो भूमि दिए हैं वो भूमि किसानों के पास ही रहेगा, उनको पूरा छूट दिया जाएगा उस पर खेती करने के लिए, उनको पूरा छूट दिया जाएगा उस पर क्रॉप फसल उगाने के लिए, लेकिन उनसे पूरा अनाज न ले करके थोड़ी से अनाज कुछ प्रॉपर अमाउंट में, यानी कि उत्पादन के रेशियो में, कि जो जितना उत्पादन करेगा उसके रेशियो में, जो कि रेशियो पूरी तरीक़ा से मेंशन नहीं है आप लोगों के बुक में ना, और हम कहीं देखे भी नहीं हैं कि बुक में ये मेंशन हो कि किस रेशियो में लिया जाता था। जैसे एक परसेंटेज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप यदि एजुकेशन फील्ड में आते हैं तो एजुकेशन के ऑनलाइन पर 18% की टैक्स लगता है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी बैच के लिए 2000 रुपया दे रहे हैं, तो उसमें 2000 रुपया दे रहे हैं तो लगभग कितना पैसा आपको टैक्स के रूप में चला जाएगा, 18% उसमें से टैक्स के रूप में चला जाएगा। यानी कि अगर हम 18% का बात करें तो वही लगभग कितना हो जाएगा, 360 रुपया। 360 रुपया कहाँ चला जाएगा, 2000 में 360 रुपया सीधे सीधे सरकार की खाता में चल जाएगी, और जो आपका बचेगा वो आपको मिलेगा। ये चीज़ रही। तो ऐसे ही उसमें भी कोई फिक्स अमाउंट था, उनको कहा गया
कि आप कितना भी उत्पादन करिए, आपका एक हम अमाउंट फिक्स करते हैं, आप इतना अनाज दे दीजिए, उसके बचा अनाज जो है आप रखिए, मज़ा कीजिए, बेचिए, खाइए, पकाइए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान बोले बस यही तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या कदम उठाए? अब अगला कदम उनको उठाना था कुछ व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी बहुत ज़्यादा नाखुश था लेनिन से। अब बोले कि व्यापारियों के लिए भी एक कदम होगा। क्या होगा कि व्यापारी जो है वह व्यापार, छोटे मोटे व्यापार कर सकते हैं और लगभग 20 लोगों के समूहों वाला इंडस्ट्री वो चला सकते हैं, यानी कि कुटीर उद्योग आप चला सकते हैं। कुटीर उद्योग को पूरी तरीक़ा से छूट दे दिया गया लेनिन के द्वारा। समझ रहे हैं बाबू लोग ना? आप लोग सभी को दिमाग में जा रहा है बात मेरा ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट था किसानों को ये छूट दिया गया कि आप जितना उत्पादन कर रहे हैं थोड़ा ही सा दीजिए और रख लीजिए। दूसरा था कि उसमें ये कहा गया कि आप जो है व्यापारियों के लिए कुछ दिया गया, और व्यापारियों को कहा गया कि आप ऐसा है कि आप 20 लोग, लगभग 20 लोग आप व्यापार कर सकते हैं। जो टैक्स लगाया जा रहा था, जो कि कर का भुगतान था, उसमें भी कुछ कमी किया गया, जिससे अधिक से अधिक व्यापारी वर्ग पनपे और व्यापारी वर्ग ऊपर जाए। ये कुछ कदम थी उनके द्वारा, लेनिन के द्वारा उठाए गए। और यहाँ पे एक चीज़ और, हाँ, कुछ उद्योगों का भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया। उद्योग का विकेंद्रीकरण करने का मतलब आप लोग समझते हैं? केंद्रीकरण मतलब होता है सरकारी, तो विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? मतलब फिर उसको प्राइवेट आदमी के हाथों में दे दिया गया, कुछ समूहों के हाथों में दे दिया गया, कुछ इंडस्ट्री को। मान लीजिए कि पूरे देश की शुरुआत जब लेनिन आया, पूरा देश की इंडस्ट्रियों को बटोर के केंद्रीकरण कर दिया था। फिर धीरे धीरे नहीं, कुछ रखा कुछ दे दिया ना, कुछ रखा कुछ दे दिया। और उसके निर्णय कौन? उद्योग को विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि उद्योग लोगों के हाथ में दिया जाने लगा, और उसका निर्णय और उसका कार्य कि वो किस ढंग से चलेगा और उसका डिसीजन पावर थोड़ा सा उसमें ढील दिया गया। यानी कि उसका डिसीजन पावर ऐसा नहीं है कि उस पर सख्ती से, जैसे उद्योग का भी रूल नियम होता है ना, उद्योग का भी एक रूल नियम होता है बाबू, उस उद्योग के रूल नियम के तहत ही चलता है। तो उसके रूल नियम के तहत उसमें भी कुछ लेनिन के द्वारा छूट दिया गया। उसके बाद कुछ विदेशी पूंजी को, कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट को भी लिया गया लोगों के लिए, कुछ विदेशी इन्वेस्ट। आप लोग शांत होइए, सुनाई देगा। पहले आप लोग शांत हो जाइए, सुनाई नहीं देगा तब कहिएगा। जितने हल्ला करिएगा उतने धीरे बोलेंगे। के हाँ हाँ चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। जानते हैं क्या है ना कि क्या है ना कि यहाँ पे माइक वाइक लग जाएगा ना, तो फिर आप लोग एकदम स्पष्ट सुनाई देगा। कहाँ? नहीं तो उससे नहीं होगा ना, उसके लिए एक एम्पलीफायर की जरूरत है। सर के पास तो है ही है। चलिए आइए, अब सुनाई दे रहा है, अब एकदम क्लियर है। देखिए आगे क्या किया गया कि विकेंद्रीकरण करने के साथ साथ उनके निर्णय और उनके कार्य प्रणाली में भी कुछ छूट दिया गया। उनके कार्य प्रणाली में यानी कि काम करने की कुछ छूट दी गई। इतना न सरकार की दबाव दिया गया कि ताकि वो काम ही ना कर पाए ना, ये काम किया गया। हाँ, इसका अगला कदम था कि
कुछ विदेशी पूंजी को भी, यानी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट को लोगों के लिए, बिजनेस करने के लिए, देश के विकास के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन इतना ज्यादा आमंत्रित नहीं किया गया कि विदेशी पूंजी हमारे देश पे हावी हो जाए। हाँ, बस इस ढंग से बहुत सीमित लिखा हुआ, सीमित ढंग, सीमित अमाउंट में, सीमित मात्रा में आमंत्रित किया गया। ये रही आपका एक अगला पॉइंट। अब कह रहा है विभिन्न स्तरों पे बैंक खोले गए, विभिन्न स्तरों पे बैंक खोले गए ताकि लोगों को लोन मिल सके, लोग अपने पैसे रख सके, पैसों लोग को सुरक्षित हो सके। लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, अनयूजुअल पैसा है, उसको बैंक में रख के उससे कुछ पैसे कमा सकें और जिसको ज़रूरत है उसको, यानी कि बैंक जो है एक ब्रांच, शाख प्रणाली है जो कि आपसे पैसा लेता है, किसी को पैसा देता है, फिर आपसे लेता है, किसी को देता है, फिर आपसे लेता है, किसी को देता है। इस ढंग से होता है। क्या ओह, वो लोग उसी से कमाता ही है। हाँ, वो लोग एक्सपर्ट होता है उसमें। उसमें जो है आप देखिएगा, कोई जब कोई बैंक में किसी का बहाली होता है जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे होता है, तो क्या किया रहता है, उसको मांगेगा MBA प्लस में 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपको पूरी तरीक़ा से मार्केट की नॉलेज होना चाहिए कि कब बूम करेगा और कब डाउन करेगा, कब अप जाएगा और कब नीचे जाएगा। और वो लोग इसी से पैसा, देखिए बैंक को पैसा कमाने का 2 तरीका है, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आपका लगाता है, आप नहीं, वो आपका तरीका है। 3.5% आपको देगा ही, 3.5% देगा। लोन लीजिएगा तो 10% आपसे लेगा। इसी में देख लीजिए कितना का गैप है, लगभग कितना कमा रहा है, 6.5% आपसे कमा रहा है ना, कमाया ना। आप 2 लाख रखे, किसी और को 2 लाख दिया, उस पर 10% लेगा ना, आपको 3.5% आपको सिर्फ देगा। तो आपसे उतना कमाया कि नहीं कमाया। उसके आगे सुनिए, शेयर मार्केट अगर सही इन्वेस्टमेंट चला गया तो आपको साल भर में 2 लाख का 4 लाख भी हो सकता है। और वो लोग मार्केट एक्सपर्ट ही होता है, वही लोग तो मार्केट को बदल देता है, वही लोग तो असली मार्केट का किंग होता है बैंक। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो अमेरिका का है। हाँ सुनिए, वो क्या करता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का काम क्या है। हिंडनबर्ग के बारे में आप लोग जानती हैं? नहीं पता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट? आप लोगों को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में पता है? चांदनी, आपको हिंडनबर्ग नामे नहीं सुनी है? और आप लोग पीछे हिंडनबर्ग, किसी को नहीं पता है हिंडनबर्ग? चलिए देखिए, इसको शॉर्ट में समझ लिए। हिंडनबर्ग जो है वो एक शॉर्ट सेलिंग करता है। हिंडनबर्ग जो है वह शॉर्ट सेलिंग करता है। हाँ, शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है जब स्टॉक को सेल किया जाता है। अब स्टॉक को कैसे सेल किया जाता है, जैसे कि आपके पास, आप चाहते हैं, आप बाबू चाहते हैं कि हम स्टॉक खरीद कर नहीं, स्टॉक बेचकर पैसा कमाएं। तो स्टॉक बेचकर जब पैसा कमाइएगा तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जैसे कि स्टॉक आप खरीदे हैं तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आप स्टॉक खरीदे हैं तो आपको प्रॉफिट कब होगा? मार्केट जब ऊपर जाएगा ना। लेकिन जब आप स्टॉक बेच दिए हैं तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा। यानी मार्केट जब बियरिंग में होगा, मार्केट बियरिंग में होगा प्रॉफिट होगा शॉर्ट सेलिंग में। मार्केट अगर बुल में होगा तो फिर आप खरीदिएगा, हाँ तब होगा। समझ गए ना? यानी कि अगर किसी सामान को आप 4 रुपया में बेच दिए, उसका 3 रुपया दाम हो गया, अब 1 रुपया आपका फायदा हुआ। अगर उसको आप रखते तो आप 1 रुपया लॉस कर देते। स्टॉक गिराने की वजह क्या है, उसका एक अलग सा सेंस है, ठीक है ना। वो स्टॉक कैसे गिराता है, क्यों गिराता है, उसका रिपोर्ट भी होता है जो जेन्युइन रिपोर्ट होता है।
उस पर रिपोर्ट। देखिए ये दावा करता है, इसका सीधा सीधा कहना है ना हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सीधा सीधा कहना है बाबू कि देखिए हम दावे के साथ कहते हैं कि आप गलत तरीका से इन्वेस्टमेंट कराए हैं, आप गलत तरीका से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। अब जब गलत तरीका से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो फिर आपका हम रिपोर्ट जारी करेंगे। वो साल 2 साल 3 साल किसी चीज पर इन्वेस्टिगेट करता है कि ये कहाँ मिस्टेक कर रहा है, और जो ही इन्वेस्टिगेट कर लेता है उस पर अपना रिपोर्ट पेपर में छपवा देता है। जो ही रिपोर्ट छपेगा धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू, धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू। हम क्या करेंगे, शेयर बेच देंगे, पहले ही खरीदे बिना बेच देंगे। अब गिरते जाए शेयर, हमारा प्रॉफिट होते चल जाएगा, शेयर जितना गिरेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसी दावे पे करता है, आप रोक ही नहीं पाइएगा, आप कंपनी के मालिक हैं फिर भी नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई पे काम करता है। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, दाम ऊपर जाएगा, इसी पे काम करता है। बस यही था हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग इसी पे काम करता है। चलिए, ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता सदस्य समाप्त कर दी गई। हाँ, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, व्हाट रीजन, रीजन क्या है आखिर, आज से साल भर बाद ये डबल हो जाएगा अपने दामों का, तो क्या रीजन है कि ये दाम का डबल होगा। हम इस पे काम करते हैं और इस पे अगर हम कोई भी हमसे सीखता भी है। अभी मेरे बगल का एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा, किसी के सहयोग से नहीं करना चाहिए। आप फर्स्ट नंबर काम करो, एक बुक ले लो, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वारेन बफेट पर का लिखा हुआ है, उन्हीं पर है या उन्हीं पर लिखा हुआ है। वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले पढ़ो, पहले पूरे स्टॉक को समझो। शॉर्टकट पैसा कमाने की कोई तरीका नहीं होता है, लेके डूब जाएगा आपको। शॉर्टकट पैसा आप कभी कमाने के बारे में ना सोचें, आप पूरे इन्वेस्टिगेट करें। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक की क्या सच्चाई है, पहले ये समझ ले कि स्टॉक बनता कैसे है। एक कंपनी आपसे पैसा ले रही है और उस कंपनी के इस दावेदारी में आप हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही हम भी हैं, यानी कि अगर आप गिरेंगे तो हम भी गिरेंगे। तो आप क्यों ना देख लें कि क्या ये गिरने वाला है या उठने वाला है ना। उस पर आपको ये भी देखना होता है कि उसका डेप्थ कितना है, यानी कि उस पर कितना का कर्जा है। सब कुछ उपलब्ध होता है, सब कुछ उपलब्ध होता है। अगर जिस कंपनी के पास जितना ही कर्ज होगी वो कंपनी उतना ही ज़्यादा अपने प्रॉफिट का कहीं ना कहीं कर्ज चुकाएगी, कहीं ना कहीं कर्ज चुकाएगी। और एक मार्केट के लिए एक कंपनी क्या चाहता है, कंपनी चाहता है आप मेरे अंदर इन्वेस्ट करिए, ना कि कर्ज। कर्ज देखिए क्या, इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग होता है हम साथ साथ हैं सनम ना, दुख में भी और सुख में भी, ये इन्वेस्टिंग होता है। लेकिन जो आप किसी को डेप्थ के रूप में दिए हैं, कर्ज दिए हैं, तो ये आप घाटे में जा रहे हैं कि आप फायदे में जा रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सीधा सीधा आपसे प्रॉफिट लेंगे, हम सीधा सीधा आपसे इंटरेस्ट लेंगे, जिस इंटरेस्ट का बात हुआ है। तो ये चीज़ थी। खैर अब हमको समझ में आने लगा कि जब हम आप लोगों को मार्केट में गए तो बाउंस करने लगा आप लोगों का। मार्केट को एक बार समझिएगा। वो जब हमसे बोला तो उसको पहले 2-3 टास्क दिए। फर्स्ट नंबर बोले द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, दूसरा नंबर पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग जानते हैं क्या होता है, वर्चुअल ट्रेडिंग, जो जिसमें पैसा नहीं लगाया जाता है, सिर्फ ट्रेड किया जाता है, सिर्फ अपने कॉपी पर ये इस मार्केट के बारे में पूरे बढ़िया से लिखा जाता है कि जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है, SBIN है, तो ये SBIN अभी इतना प्राइस चल रहा है, 6 महीना बाद ये इतना चला जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और जाएगा तो क्यों जाएगा, वहाँ पे लिखा जाता है रीज़न, हमने कितना स्टॉक को बाई किया है, ये लिखा जाता है कि बाई स्टॉक, यानी कि हमने 2000 स्टॉक बाई किया है, मल्टीप्लाई बाई 730 अभी चल रहा है, शायद उसका 730 कुछ कर देना है। उसके बाद आप देखिए कि हमने कितना पैसा लगाया 6 महीना बाद। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि मेरा लॉस कितना आया। अगर सच में अगर हम ये काम किए होते अपने रियल पैसे से तो हम कितना लॉस करते आज। ये सोचिए कि हमने प्रॉफिट किया, कितना का प्रॉफिट किया, कितना आगे गया। क्या मेरे प्रोडक्शन जो सोचे थे कि ये चीज़ इसमें बदलाव आएगा, तो ये बदलाव आया?
जिसके लिए आपको हर न्यूज से अपडेट रहना पड़ता है। क्या पेपर ट्रेडिंग? हाँ, पेपर ट्रेडिंग पहले करना पड़ता है, उसके बाद आगे आप पैसा लगाइएगा। तो उसको हम ये बताएं। अब सुनिए, अगला पॉइंट है, इस पे बाबू लोग, अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत दिमाग डाइवर्ट करने वाला चीज़ है, ठीक है। हाँ, जब सपना बड़ा है, सोच रहे हैं कि एक दिन में फॉर्च्यूनर आ जाए, तो फिर लगाइए गैम्बलिंग, ठीक है ना। ड्रीम 11 पे भी आदमी करोड़पति बनने का सपना देखता है ना। शेयर मार्केट से जो करोड़पति बनना चाहेगा वो रोडपति बन जाएगा, ये सोच लीजिए। जो शेयर मार्केट से निश्चित अमाउंट में पैसा कमाना चाहेगा वही करोड़पति बन पाएगा, क्योंकि उसको जल्दीबाजी नहीं है, शेयर मार्केट पैसे कमाने की जगह नहीं है, पैसे बनाने की जगह है ना। पैसा इससे बनाया जाता है, पैसा कमाया नहीं जाता है। पैसा, ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त हो गया। अब क्या है बाबू ट्रेड यूनियन क्या है? इस सब काहे नहीं चलता है, ये क्या हो जाता है इसमें? माने ये तुरंत खत्म हो जाता है। हाँ हो, ऐसा बात बा। ट्रेड यूनियन की चलिए आइए सुनिए, ट्रेड यूनियन की सदस्यता का मतलब क्या था कि अगर कहीं भी आपको काम करना है, कहीं भी आपको बिजनेस में काम करना है, कहीं भी आपको फैक्ट्री में काम करना है, तो इसके लिए एक यूनियन बना था। यूनियन के अंदर आपको सदस्यता लेने की ज़रूरत थी, अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसकी फ़ायदे क्या थी और इसकी लॉसेज क्या थी? इसकी फ़ायदे ये थी, ट्रेड यूनियन कहाँ था, क्या था? सवाल स्पष्ट पूछिए, क्या था वही चीज़। देखिए, ट्रेड यूनियन जो है, ट्रेड यूनियन जो है वह, उसके अंतर्गत एक व्यापारिक समूह था। हर कंपनी की एक ट्रेड यूनियन हुआ करती थी, जिससे उसको ये पता चल पाए कि मेरे अंदर कितने मजदूर परमानेंटली जुड़े हुए हैं, ठीक है। यही ट्रेड यूनियन हुआ था, यानी कि व्यापारिक संघ, यानी कि क्या, व्यापारिक संघ हुआ करता था। व्यापारिक संघ के अंतर्गत ये पता चले कि हमारे अंदर कितने लोग जुड़े हैं। अब वो कहीं और काम नहीं कर सकते हैं। एक चीज, जो ट्रेड यूनियन में नहीं जुड़े हैं, वो जो ट्रेड यूनियन में नहीं जुड़े हैं उनको काम नहीं दीजिएगा। आप अगर ट्रेड यूनियन में हैं तो उन्हीं को काम दिया जाएगा। अब क्या होता था कि जो ट्रेड यूनियन में जुड़ गया उसके लिए एक निश्चित फीस होती थी। उसको, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे काम नहीं है, अगर आप ट्रेड यूनियन में जुड़े हुए हैं इस ट्रेड से, इस व्यापार से, तो आपको हर स्थिति में वहाँ पे ही काम करना पड़ेगा, दूसरा जगह पे आपको काम नहीं मिलेगा बाबू। ये कुछ थी स्थिति, ये थी ट्रेड यूनियन। समझिए, व्यापार करने के लिए जो श्रमिकों का संघ था, किसी कंपनी में काम करने के लिए जो श्रमिकों का संघ था, वही ट्रेड यूनियन कहलाता था। समझ गए ना। और कहीं भी काम करने के लिए किसी भी ट्रेड में आपको शामिल होना पड़ता था। समझ गए बाबू, दूसरे में नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं अमृत? आप लोग, बाबू लोग, सभी लोग समझ रहे हैं ना? सच बोलिएगा। आगे बाबू, आप समझ रहे हैं ना? ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता समाप्त होने का मतलब कि आप कहीं खुलकर काम कर सकते हैं, आपके लिए कहीं प्रतिबंध नहीं है। ये चीज भी लेनिन ने समाप्त कर दिया। अब आगे क्या हुआ कि इस चीज, जब ये काम लेनिन ने किया, जिस चीज़ों को हमने पढ़ा है, एक बार आप बताइए तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है? मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्या किया गया? हाँ, दूसरा
मजदूरों पर टैक्स लगाया गया, मतलब वही मजदूर दे रहे थे पैसा सरकार का। आप बताइए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन का। किसानों से अनाज लेने के बदले निश्चित कर लगाया गया और 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिला। विदेशी पूंजी की सीमित तौर पर आमंत्रित की गई, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए और ट्रेड यूनियन के अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। हाँ ठीक है, और बताइए पीछे से आप लोगों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताइए। आप बताइए। बताइए, किताब खोल रहे हैं। इतना मेहनत से समझा रहे हैं आप लोगों को, जानते हैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को याद नहीं है, हमको पता है कि आप लोगों को याद भी है, लेकिन एक्सप्लेन करें तो कैसे करें, यही समस्या आता है ना। बताएं तो क्या बताएं, बोले तो क्या बोले। हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है कि लगता है कि क्या बोले, कहीं गलत ना हो जाए। देखिए अगर आपके मन में इस चीज़ का भ्रम, देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर किसी चीज़ को आप रटे हैं तो उसको बताना आसान होगा। उस स्थिति में, जिस स्थिति में आप थोड़ा सा एंजाइटी फील करें। अब व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी क्या है? एंजाइटी की स्थिति में आपकी जो नॉर्मल, यानी कि हमारा कौन सा ब्रेन है जो सोचता है, हाँ, उसको एक और भाषा में क्या बोला जाता है? चेतन मन। चेतन मन बोला जाता है ना। यानी कि चेतन मन किसी भी हाँ नहीं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड नहीं है, अवचेतन मन है। अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड चेतन मन। यानी कि आपसे हम बिना रटे रटाए अगर कोई भी बातों को बोल रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस काम कर रहा है, सब कॉन्शियस नहीं। जो चीज ऑटोमेटिक हो जाए वो चीज सीधा कॉन्शियस, सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड है। यानी अगर आपको शुरुआत हम गाड़ी चलाने के लिए देंगे तो आपका कौन सा ब्रेन काम करेगा? कॉन्शियस। बार बार कॉन्शियस काम करते 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 वो सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएगा। एकदम हूबहू वही काम कॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या सब कॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है? हाँ तो बता रहे हैं वही चीज ना। देखिए 3 गो होता है माइंड, इसको भी आपको बताना पड़ेगा। कहाँ कुछ हो, देखिए सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। माइंड 3 गो होता है यादाश्त की दृष्टि से, सोच विचार की दृष्टि से, ठीक ना। सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। सबसे पहले आप किसी भी चीज को विचार करते हैं, किसी भी चीज को विचार करते हैं तो कॉन्शियस माइंड तक जाता है बात। वो आपको अगर एक्सेप्ट करेगा तो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा अनकॉन्शियस माइंड में चल जाएगा। डस्टबिन ऑफ आवर माइंड जो होता है वो कौन होता है? अनकॉन्शियस माइंड। आपके जो माइंड का डस्टबिन है वह अनकॉन्शियस माइंड होता है। जो चीज यूजुअल नहीं है उसको तुरंत अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। हाँ तो ये अनकॉन्शियस माइंड का पहचान है। ये जहां गया है ना, अगर अनकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है यही लगेगा कि इनको तो कभी देखे हैं। हाँ कभी भी कोई भी अगर किसी को लगता है ना इनको तो कभी देखे हैं, तो वह अब कॉन्शियस माइंड विचार करेगा। आपको एंजाइटी होगा ना, जब आपको एंजाइटी होगी तो एंजाइटी की स्थिति में आपका जो है कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है। उस टाइम पे काम करता है तो अनकॉन्शियस माइंड। इसीलिए जहां पे आपको परफॉर्मेंस करना हो, अगर वहां पे आपको एंजाइटी फील होने की डर है, आप बहुत ज्यादा तैयारी करके जाइए, बहुत ज्यादा तैयारी करके जाइए। नहीं, अब बहुत ज्यादा जाइएगा ना, मतलब अगर हमको 100% वहां पे परफॉर्मेंस करना है, आप 110% परफॉर्मेंस करिएगा, तो आप कितना भी एंजाइटी में रहिएगा ना, आपसे वही चीज निकलेगा जो आप रटे हैं ना। जैसे अब जब आप रेगुलरली हो जाइएगा, जब आप रेगुलरली हो जाइएगा तो फिर जैसे मान लीजिए कि कोई जाता है स्पीच देने, बच्चा,
अगर स्पीच देने जा रहा है तो वह बात कर रहा है किससे? सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से नहीं। वही एक अनाउंसर है जो अनाउंस कर रहा है, लोगों को बुला रहा है, वो बात कर रहा है कॉन्शियस माइंड से, क्योंकि वो एनी टाइम प्रेजेंट मोमेंट पे बात करेगा। वो क्या चल रहा है, लोग हल्ला करेंगे, लोग क्या करेंगे। एक स्पीकर कॉन्शियस माइंड से बात करता है, सब कॉन्शियस माइंड से बात नहीं करता है। एक अच्छा स्पीकर कॉन्शियस माइंड के ही हो सकते हैं लोग, ठीक ना। इसके बाद आइए, कॉन्शियस माइंड ही आपको किसी भी चीज को चेंज करने की क्षमता रखता है। इस तरह से कह रहा है कि क्या हुआ कि लेनिन की, इस तरह से लेनिन ने जो नहीं सोचा था, लेनिन ने जितना कल्पना नहीं किया था, उससे ज्यादा उत्पादन हुआ, उससे ज्यादा उत्पादन हुआ। इसके बाद लेनिन को ये समझ आ गया था, टाइम हो गया है तो हमको चिंता नहीं है, टाइम हो गया है। तो जब उनको भी इस बात की आशा नहीं थी कि इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगा मेरा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा, देश के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, इस तरह से आगे चलता रहा। अच्छा, अब इस बातों पे जो ये कदम पीछे लिए थे, तो कुछ विरोधियों द्वारा ये भी कहा गया, लेनिन की आलोचना की गई। कहा गया लेनिन तो पीछे हट गया, लेनिन तो पूंजीवादी में समा गया ना, लेनिन ने पूंजीवादी में समा गया, लेनिन तो पीछे हट गया। तो वही बात लेनिन बोले कि 3 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे हटने का मतलब होता है कि 2 कदम आगे हैं अभी, यानी कि अभी 2 कदम पूंजीवाद साम्यवादी में तो है ना, यही चीज था। इसके बाद आगे 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और रूस के उत्तराधिकारी के लिए लोगों में, पार्टियों में संघर्ष बढ़ जाता है। इस तरह से पार्टियों में संघर्ष बढ़ते बढ़ते फाइनली इस संघर्ष में स्टालिन की विजय होती है। इसमें स्टालिन की विजय होती है, स्टालिन विजय प्राप्त कर लेता है। अब स्टालिन ठहरा तानाशाही, ये स्टालिन ठहरा तानाशाही। अब इनकी जो एक सपोर्ट के आदमी थे, किनके सपोर्ट के? लेनिन के, ट्राटस्की, ये सपोर्ट के थे। ये तो पूरी तरीके से कट्टर समाजवाद चाहते थे, युद्धरत समाजवाद चाहते थे। क्या क्या विदेशी मत? हाँ हाँ, क्या है? चलिए इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद जब 5 सालों तक, 4 से 5 सालों तक उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चलता रहे, फाइनली स्टालिन की विजय प्राप्त होती है। स्टालिन की विजय प्राप्त होती है तो ये रहा साम्यवादी का, ये रहा। ये कैसे खुल गया है? ये खुला कैसे है? हाँ ना, तो बंद करिए। फाइनली स्टालिन जो है जब अपने सरकार पे आता है तो ट्राटस्की को क्या कर देता है? ट्राटस्की को देश से निकाल देता है और उन सभी स्वतंत्रता सेनानी, उन सभी स्वतंत्रता में लगे लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है। इस तरह से 1930 आते आते 1930 तक सभी जो भी स्वतंत्रता में थे, 1930 आते आते जो भी स्वतंत्रता में रूस के शामिल थे, जो स्वतंत्रता के लिए विजय किए थे, उनको पूरी तरीक़ा से समाप्त कर दिया जाता है। अब उनको समाप्त करने के बाद ये जो स्टालिन है अपना वही नीति प्रेस पे की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाता है, व्यापारिकों को बढ़ाता है, उसके बाद बहुत सारे तानाशाही कामों को करता है। इस तरह स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव भी था। अब उसके बाद उसको 1953 में मृत्यु हो जाती है और ये जब तक जीता है तब तक डाहता है लोगों को। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि विश्व में इसकी छवि, इसकी मजबूती
बढ़ गई थी, विश्व में हाँ छवि मजबूती बढ़ गई थी। यानी कि ये जो है पूरी तरीका से समाज को डिसिप्लिन्ड बना दिया। एक तरफ लेनिन जो थे वो समाज को ढील दिए थे, लेकिन ये जो है समाज को डिसिप्लिन्ड समाज बना दिया। लेकिन इसको डिसिप्लिन्ड ये खुद बनाया, लेकिन हम लोगों के नजर में क्या बनाया? तानाशाही किया ना, उन लोगों के साथ खराब किया। लेकिन उसका मानना था कि हम डिसिप्लिन, अब देखा बतियाबू जाना था झूठो का हम पीट उठ दे, कोई होके लड़का होके चाहे लड़की होके, बतियावा जा मत भैया तो जानी। 1930 के दशक में वो सभी नेता को खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में उसके बाद वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1953 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद मृत्यु तक भी तानाशाही व्यवहार करता रहा। इस तरह इस व्यवहार के वजह से बहुत उल्टा प्रभाव पड़ा साम्यवादी व्यवस्था पे, क्योंकि पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रेस की स्वतंत्रता पे आजादी लगा दीजिए, किसी की भूमि ले लीजिए और भी पूंजीवाद कर दीजिए, टैक्स को बढ़ा दीजिए, समाज में स्वतंत्रता पर रोक लगाइए, इसको धीरे धीरे ये तो लगेगा ही। इस तरह से मानवतावादी, साम्यवादी, समाजवादी, स्वतंत्रवादी, ये सभी चीज़ों पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक ना। इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन इस चीज़ को अब एक चीज़ इसका फायदा भी हुआ, वो फायदा क्या हुआ? तो वो फायदा हुआ विश्व में इसकी अहमियत बढ़ गई। इसके बाद कह रहा है कि परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पे पहुंच गई और कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माने जाने लगा। युद्ध काल के सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। इस प्रकार तीनों दशकों में तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व की महान शक्ति बन गया, और वहाँ का मेहनत कश जंग का क्रांति ने अस्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली। और यही कह रहा है कि रूजवेल्ट और चर्चिल कहाँ के थे और रूजवेल्ट कहाँ के थे? चर्चिल जो थे वह ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, और रूजवेल्ट जो थे वह अमेरिका के थे ना। उसके बाद इनके साथ स्टालिन की भी बैठक होने लगी। मतलब ये अपने मजबूती को इस कदर से बढ़ाया कि रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ इसकी बैठक होने लगी। इस तरह विश्व मानचित्र में अपनी एक शक्तिशाली रूप बनाया। खैर, जो इसकी रूख थी, जिस तरह से लोगों को कष्ट देकर अपने यहाँ एक शक्तिशाली बनाया था। रूस में आप लोगों को पता है अनिवार्य सैन्य सेवा है, वहाँ पे सैन्य सेवा अनिवार्य है हर नागरिक के लिए। रसिया में सेना में आपको जाना ही पड़ेगा, घर के एक लड़का को सेना में जाना है। हाँ, तो इस तरह से वहाँ पे क्या, कहाँ पे? इजराइल, हाँ इजराइल में भी है, हाँ इजराइल में भी है। तो इजराइल को देखिए उस तरह से बनने में भी उसकी कुछ वजह है, इजराइल को उस प्रकार से बनने में भी कुछ वजह है। इस तरह से 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई, और 1924 में किसकी मृत्यु हुई? लेनिन की मृत्यु हुई। इस तरह से 1930 में सभी जितने लोग रूस में लगभग स्वतंत्रता में भाग लिए थे, उनकी भागीदारी को दबा दिया गया स्टालिन के द्वारा ना। ये चीज़ हम लोगों ने यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से यहाँ तक पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूसी क्रांति का क्या क्या प्रभाव आया। इस चीज़ को हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। बताइए क्या आप लोगों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी समझ में आ गया? उसके बाद स्टालिन क्या किया, उसके बाद हमको लेनिन क्या किया, ट्राटस्की क्या किया। ट्राटस्की को देश से निर्वासित कर दिया गया था 1929 में ना, उसको निर्वासित कर दिया गया।
इस तरह से ये सभी चीज़ आप लोगों का क्लियर हुआ। अच्छा लगा आप लोगों का। अगर किसी लोगों को, देखिए बाबू लोग, आप लोगों को अगर हम समझा रहे हैं, आप लोगों को डांट रहे हैं, तो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर कोई लोग, माना कि आप कहीं पढ़ते हो, लेकिन हो सकता है कुछ बात हमसे भी नया सीखने को मिल जाए। कुछ नहीं होगा तो रिवीजन तो करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आके बात करके आप इस अनुशासन को खराब मत कीजिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग शांत रहते हैं, तो आप लोग दो लोग क्यों आके हल्ला करते हैं? आप लोग आके हल्ला करती हैं, तो आप भी करती हैं, आप बचिया आप भी करती हैं हल्ला। आपको नहीं करना चाहिए था क्या? उसके बाद आप बाबू लोग, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग